हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश व्यास और वेलकम टू गणित गुरु। देखिए, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक वीडियो डल चुकी है। ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो हमारे लिए ये चैप्टर जो है, हमारे लिए ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, आज जो है हम ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट से ही शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसी क्या कहानी है। कि भाई देखिए, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। सबसे पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है कॉग्निटिव, तीसरा होता है सोशल एंड फोर्थ होता है इमोशनल। भाई कहीं ना कहीं इमोशनल जो होता है वो कॉग्निटिव का ही पार्ट होता है, लेकिन हम अगर जैसे देखा जाए तो 4 पार्ट्स में देखते हैं इनको। फिजिकल होता है शारीरिक विकास, भाई कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक विकास, सोशल होता है सामाजिक विकास और इमोशनल होता है सांवेगिक विकास। यहां पर हम बात करेंगे कि भाई आगे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट स्पीड और एक्यूरेसी, जो स्पीड है, एक्यूरेसी, उसकी बात करता है। यहां पर फिजिकल डेवलपमेंट में 2 स्किल्स मेजरली आती हैं। भाई देखिए, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल को हिंदी में बोला जाता है स्थूल गतिक और फाइन मोटर स्किल को बोला जाता है सूक्ष्म गतिक। देखिए, ग्रॉस जो होती है, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब ही होता है कि जैसे मोटी मांसपेशियां, जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनके बारे में, है ना, बड़ी मांसपेशियों के बारे में। भाई बड़ी मांसपेशियां जो होती हैं जैसे आर्म्स, लेग, भाई इनकी मसल्स, भाई आर्म्स मसल, लेग्स मसल, ये जो मोटी मसल्स होती है ना, ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। और फिर आता है हमारा फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर का मतलब होता है कि जिसमें हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां आती हैं, जैसे कि हमारी आईज की मांसपेशियां, हमारी जो फिंगर्स हैं, ये भी काय में आती हैं? फाइन मोटर स्किल्स में। और देखना, इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, है ना। तो ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि बड़ी मांसपेशियां, फाइन मोटर स्किल यानी कि छोटी मांसपेशियां। आगे बढ़ते हैं तो ग्रॉस और फाइन में हम देखते हैं सबसे पहले किसका विकास होता है? ग्रॉस मोटर स्किल का। सबसे पहले किसका विकास होता है? ग्रॉस मोटर स्किल का। इसके जस्ट बाद किसका होता है? फाइन मोटर स्किल का। फाइन मोटर स्किल्स का, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर का बाद में होता है, ग्रॉस का पहले होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी मांसपेशियां जो है पहले विकास करती है, उसके बाद जो है फाइन मोटर की तरफ जाती है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी जो है हमने बताया है कि ग्रॉस मोटर स्किल जो है बड़ी मांसपेशियां जैसे हाथ पांव, आर्म्स मसल्स, लेग मसल्स, इन पे बात करते हैं, है ना। तो फिजिकल डेवलपमेंट में यही याद करके जाना, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट में 2 प्रकार की स्किल्स आती है, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। फिजिकल डेवलपमेंट में 2 चीजें आती हैं, एक होता है ग्रॉस और दूसरा फाइन। भाई ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मतलब बिग मसल्स, इसको याद रखना है, बिग से। फाइन मतलब स्मॉल, ठीक है बात। और ग्रॉस मोटर स्किल पहले होती है, फिर होती है फाइन मोटर स्किल। इसको आप GF से भी याद रख सकते हो, है ना, GF से भी याद रख सकते हो। ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ, G से F की तरफ जो है डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर यानी कि स्मॉल मसल्स की बात हो रही है, स्मॉल, ठीक है बात। आईज की जो मांसपेशियां होती हैं, आईज, आंख की जो मांसपेशियां होती हैं, आंख की मांसपेशियां, उनका विकास होना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हम क्या उदाहरण लेंगे, जैसे एग्जाम्पल है, तो पहले हम इसका देख लेते हैं, फाइन मोटर का, और ग्रॉस का भी देख ही लेंगे अभी, है ना। फाइन मोटर स्किल का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा जैसे काजल लगाना, काजल लगाना। भाई लिखना, सबसे मेन चीज लिखना। जैसे मैं लिख रहा हूं तो
तो ये फाइन मोटर स्किल्स में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि फिंगर्स का मैं यूज कर रहा हूं, इस फिंगर का यूज करके मैं लिख पा रहा हूं। कोई आर्ट परफॉर्म करना, जैसे ड्राइंग है ना, ये हो गया राइटिंग, फिर ड्राइंग हो गया, लिखना हो गया, यानी कि कुछ भी आर्ट परफॉर्म करना हो गया, आर्ट परफॉर्म करना हो गया, मतलब जो फिंगर्स की हेल्प से हो, है ना, फिंगर्स की हेल्प से हो, वो काय में आता है? फाइन मोटर स्किल्स में। पिछली साल ही इस पे से एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो आपको ये टॉपिक जो है, आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ये तो बहुत छोटी बात है। छोटी है, लेकिन हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या आता है, ये पूछ लेते हैं कि किससे किसकी तरफ आता है। तो हमें याद रखना है GF को ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। ग्रॉस का मतलब होता है बड़ी मांसपेशियां, फाइन का मतलब होता है छोटी मांसपेशियां। तो हमें याद रखना है कि ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जो है डेवलपमेंट होता है, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई। वॉकिंग होगा, इसका एग्जाम्पल होगा रनिंग, है ना। वॉकिंग होगा, रनिंग होगा, दौड़ना, है ना, घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल, घुटनों के बल चलना, ये भी क्या है भाई? ग्रॉस की हेल्प हो रही है ना, बड़े मसल्स की, घुटनों की हेल्प हो रही है, थाइस की हेल्प हो रही है ना। तो ये काय में आता है? ये आता है आपकी बड़ी मांसपेशियों में, यानी कि ग्रॉस मोटर में। ये सारे उदाहरण क्या हो गए? ग्रॉस मोटर स्किल के। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा आता है फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि टोटली ब्रेन जो है ना, ब्रेन उस पर जो है निर्भर है भाई। ब्रेन का जो विकास है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसका विकास जो है वही कहलाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसी को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास। भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई यहां पर ब्रेन का विकास हो रहा है, आपके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, यानी कि थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, रीजनिंग यानी कि तर्क करना, मैथ्स यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स कह सकते हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा जो है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। हम जो भी सोच पा रहे हैं भाई, अगर हम कोई चीज सोचेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? हमारे उन चीजों के बारे में सोचना, और ये जितनी भी दिमाग से चीजें होती हैं वो सारी आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो फालतू कंफ्यूज नहीं होना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है आपके दिमाग का विकास होना, आपके संज्ञान का विकास होना, संज्ञानात्मक विकास होना। ठीक है बात? कॉग्निटिव मतलब ब्रेन, ये ब्रेन लिखा हुआ है। अब ब्रेन भी जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूं। एक होता है राइट ब्रेन। चलिए अब हम देख लेते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में। जैसे एक है लेफ्ट ब्रेन, एक है क्या? लेफ्ट ब्रेन, और एक है राइट ब्रेन। ब्रेन को भी दो हिस्से में बांटा हुआ है, ब्रेन को भी दो हिस्से में बांटा हुआ है। यानी कि ये अगर एक ब्रेन है कुछ इस तरीके से, तो इसको भी क्या किया है? दो हिस्सों में बांटा है। एक को बोल दिया लेफ्ट ब्रेन, एक को बोल दिया लेफ्ट ब्रेन, और एक को बोल दिया राइट ब्रेन। अब इनका काम क्या है सर? अलग अलग हैं, इनका काम तो बता दीजिए। देखो भाई, राइट ब्रेन में आप ये मान के चलो, राइट ब्रेन में आपकी सारी क्रिएटिविटी आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? सारी क्रिएटिविटी। जितनी भी क्रिएटिविटी है,
क्रिएटिविटी काय में होगी, आप देखोगे ड्राइंग में, है ना भाई, ड्राइंग करने में बहुत ज्यादा जो है आपकी क्रिएटिविटी लगती है। पेंटिंग जो होती है ना, ड्राइंग, उसमें आपकी बहुत ज्यादा लगती है भाई क्रिएटिविटी, तो राइट ब्रेन काम करता है। और क्रिएटिव सोचने में, क्रिएटिव थिंक करने में, ये सारा काय में आता है भाई, राइट ब्रेन में आता है। लेफ्ट ब्रेन में क्या आता है भाई, लेफ्ट ब्रेन में आती है थ्योरीज, आपकी मैथ्स के बाद रीजनिंग, ये काय में आता है, ये आता है आपका लेफ्ट ब्रेन में। यानी कि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो इसका मतलब है आपका लेफ्ट ब्रेन यूज हो रहा है ना। जब भी तो नींद आने लगती है, वो प्रेशर पड़ता है एकदम, हाँ प्रेशर पड़ता है, मैथ्स करते करते नींद आने लगती है, क्यों, प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे। उसमें आप ऐसे नहीं है कि आपने ऐसे ही पढ़ लिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी आप करते हो तो उसमें आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व में ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व भी जो है वो लेफ्ट ब्रेन में ही हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेफ्ट ब्रेन में ही हो रही है। मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है या किसी भी कैलकुलस पे आप बात करोगे, ये सारा जो है लेफ्ट ब्रेन में काम करेगा। ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो सारी क्रिएटिविटी ले गया, सारी क्रिएटिविटी राइट ब्रेन के पास है। लेफ्ट ब्रेन के पास क्या है, लेफ्ट ब्रेन के पास मैथ्स है, क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमेजिनेशन। खतरनाक वाले ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, जितनी भी रीजनिंग होंगी, थ्योरीज होंगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब कुछ इसी में होगा, यानी कि लेफ्ट ब्रेन में। राइट ब्रेन में क्या है, क्रिएटिविटी है। अब मैं जो है मैं ये करने लगूंगा, अब मैं ये हो जाऊंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर मैं ये खरीद लूंगा, ये पहाड़ पे जा सकता हूँ मैं, इस पहाड़ पे मैं क्यों नहीं जा सकता। पहाड़ बनाना, घर बनाना, नदी बनाना है, सबने वो वाली पेंटिंग करी है। एक पहाड़ बना दिया, एक ऐसा पहाड़ बना दिया, इधर सूरज उगा दिया, इधर घर बना दिया, ऐसा वाला है। क्रिएटिविटी सब में है सर, बचपन से है, कूट कूट के भरी है, कूट कूट के। ये वाली क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे आप सर, अरे ये वाली क्रिएटिविटी और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी, इन सबको हम राइट ब्रेन में कंसीडर करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट सारा जो है वो हमारे ब्रेन का जो विकास है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल यानी कि होता है सामाजिक विकास, सोशल मतलब सामाजिक, डेवलपमेंट यानी कि विकास, सामाजिक विकास यानी कि समाज के द्वारा जो हमारा विकास होता है। ध्यान से सुनिए, समाज के द्वारा, समाज के द्वारा जो विकास होता है, जो विकास होता है उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास कहते हैं। भाई कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि समाज की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि इसमें फैक्टर कौन कर रहा है, एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट का जो है काफी प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वजह से जो है हमारा विकास हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि एनवायरमेंट जैसा रहेगा, यानी कि नेगेटिव रहेगा, अगर नेगेटिव तो हम पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारे ऊपर पॉजिटिव जो है प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एनवायरमेंट का बहुत बड़ा जो है रोल है हमारे सोशल डेवलपमेंट में। आप किस तरीके से समाज में बात करते हैं, आप समाज से ही तो बात करना सीखते हैं। आपका समाज जो है वो बचपन से ही आप समाज से जुड़ जाते हैं, आपका समाज आपको बहुत कुछ सिखाता है, समाज जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। समाज जो है आपके लिए चलना भी सिखा रहा है। क्यों? आप किसी को देख के सीख रहे हो कि यार मुझे इस जैसा चलना चाहिए, ये बहुत अच्छे से चलता है, मैं कैसे चलता हूं मैं।
आप जो है राइटिंग भी समाज से सीख रहे हो। क्यों? अगर आपके आसपास कोई बहुत अच्छा लिखने वाला है तो आप क्या करोगे, आप अंदर ही अंदर चाहोगे कि मैं इस चीज को एकोमोडेट करूं, यानी कि इस चीज को मैं इतना मॉडिफाई करके अपने अंदर लेके आऊं कि मैं इससे भी बेटर लिख पाऊं, ताकि जो लोग हैं वो मेरी तारीफ करें, है ना। समाज आपको बहुत कुछ देता है, ये बात क्लियर है ना। चलिए, समाज से जो भी विकास हो रहा है वो हमारा सोशल डेवलपमेंट में आता है। बात हो गई खत्म, यहीं पर इतना है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि हम जब बात करेंगे वाइगोस्की की, जब हम बात करेंगे कोलबर्ग की, तो हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट की सोच को हम पढ़ेंगे, है ना। हम अपने मन से नहीं कुछ भी बताएंगे। ये जो इस पे से जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली यही होते हैं कि कितने टाइप के ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पूछ लिया, कितने डेवलपमेंट होते हैं आपसे पूछ लिया। तो 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जनरली, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, अब है हमारा इमोशनल। भाई इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशंस को कंट्रोल करना, और फिर अगर कोई बात इमोशनल है तो उसको इमोशनल की तरह लेना। अगर कोई आपसे दुखी होकर कोई चीज कह रहा है तो आप ये नहीं कि खी ऐसा नहीं, तो फिर इमोशनल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो फिर अपन तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ही नहीं आए। अगर कोई किसी चीज को दुख हुआ है, किसी व्यक्ति को दुख हुआ है और वो आपको कुछ बता रहा है, तो आप उसी तरीके से बात करते हैं, दुखी होकर ही बात करते हैं कि हाँ अपन को भी ऐसा लगे कि भाई सामने वाले को जो है वो परेशानी हुई है तो हम उसका दुख बांट सकें, है ना। ये चीजें जो है इमोशनल डेवलपमेंट में आती है। इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करना। कब हैप्पीनेस है तो किस तरीके से एक्सप्रेस करनी है, सैडनेस है तो किस तरीके से एक्सप्रेस करनी है, ये सारा किस में आ रहा है, ये सारा आ रहा है आपका इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 4 प्रकार की स्टेजेस हैं। क्या है? 4 प्रकार की स्टेजेस। एक है इन्फेंसी, एक क्या है, इन्फेंसी, जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। इसको यह आ जाता है हमारा बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं चाइल्डहुड, है ना। इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड, फिर उसके बाद अडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड। यहाँ पर हमारे लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ये मेनली 4 स्टेजेस ही पढ़ते हैं, और इसको जो है हम 2 तरीके से पढ़ते हैं भाई, दो टुकड़ों में तोड़ के। इसमें आ जाता है एक अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें चाइल्डहुड में ही आ जाता है एक लेटर चाइल्डहुड। एक लेटर चाइल्डहुड, एक अर्ली चाइल्डहुड। फिर आती है बात हमारी एडोलेसेंस की, जिसको बोलते हैं हम किशोर अवस्था, और फिर आ जाती है हमारी अडल्टहुड। क्लियर है बात? यहां तक हमारे लिए पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्फेंसी जो होती है वो हमारी 0 से लेके 2 साल के बीच में होती है। इससे पहले भी एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल, है ना, गर्भावस्था, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था, इसको काट लेना यार, कैसी मात्रा चल रही है आज। ठीक है, गर्भावस्था। तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, गर्भावस्था के बारे में, क्योंकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती है ना। हमारे लिए मेनली इन्फेंसी से ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पुटअप भी नहीं होते हैं, बाकी अदर चीज़ों में काम आता है, और जिसकी हमें इस सिलेबस के हिसाब से बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रीनेटल को हमें समझने की जरूरत भी नहीं है, हमारे लिए मेन है इन्फेंसी। प्रीनेटल मैंने आपको बता दिया, लगभग जो है आपको और थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ कि 280 डेज होते हैं, 40 वीक्स होते हैं, और मंथ्स में कहो तो 9 मंथ्स एंड 10 डेज होते हैं। 9 मंथ्स एंड 10 डेज होते हैं।
प्रीनेटल स्टेज में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, अगर हाँ धोखे से क्वेश्चन आ भी जाए तो हमारे लिए पता होना चाहिए, बाकी वैसे तो आता नहीं है, इन्फेंसी से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसके बाद जो है इन्फेंसी पे ही बात करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया इन्फेंसी जो है वो 0 से 2 जो ईयर्स हैं वहाँ इसके बीच की जो स्टेज है उसको हम बोला जाता है, उसको बोलते हैं इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था। इसमें जो है शिशु सबसे तेज जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, फिजिकली भी, है ना, और बोलने में भी, मतलब स्टार्टिंग कर देता है हल्का हल्का बोलना, है ना। तो लैंग्वेज का भी होता है, लैंग्वेज भी सीखता है, लैंग्वेज भी सीखता है, बहुत तेज विकास होता है इस स्टेज में। ये होती है शैशवावस्था, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। इसके बाद फिजिकली भी डेवलपमेंट होता है, फिजिकली भी डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी में। आगे बढ़ेंगे हम इन्फेंसी में, ये दो हो गया, एक फिजिकली हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, और भी कई सारे जो है वो आपके डेवलपमेंट हैं इन्फेंसी में, जैसे कि बच्चा जो है घुटने पे चलने लगता है और प्रॉपर खड़ा भी होने लगता है एक हिसाब से, है ना। 2 साल का बच्चा लगभग खड़ा ही होने लगता है और चलने ही लगता है। ठीक है, तो ये जो लगभग खड़ा होना, स्टैंडिंग और वॉकिंग, ये भी जो है इन्फेंसी का ही हिस्सा है। क्लियर है बात? चलने लगेगा, है ना, और आप देखोगे तो लड़खड़ाएगा इस स्टेज में, लगभग लड़खड़ाएगा, और बाकी कॉपी करता है। टॉय एज भी इसी को बोलते हैं कि ये टॉय एज है, इसमें बच्चा जो है खेलना, है ना, सेंसेस से सीखता है। एक चीज और याद रखना, सेंसेस से सीखता है, सेंसेस, सेंस करके सीखता है किसी चीज को, टच एंड फील, टच एंड फील, टच एंड फील। भाई इससे वो क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है। इसी से इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। स्टेज है जिसमें कि फिजिकली बच्चा बहुत फास्ट ग्रो करता है और लैंग्वेज सीखता है। जो लैंग्वेज ऐसा नहीं कि प्रॉपर बोलने लगेगा, लेकिन हाँ काफी सारे शब्द तोड़ मरोड़ के बोलने लगेगा, 2 शब्द बनाने लगेगा, जैसे जा और ला जल, का और ला कल, है ना, इस तरीके से बनाने लगेगा। जा और ला जल, का और ला कल, है, इस तरीके से राम, है ना, इस तरीके से क्या करने लगेगा, वो बोलने लगेगा। ये जो है इन्फेंसी जो है स्टेज है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो देखिए, पहला है फिजिकल, पहला क्या है, फिजिकल, फिर है लैंग्वेज, लैंग्वेज का भी जो है डेवलपमेंट होता है। स्टैंडिंग और वॉकिंग, खड़ा हो जाना, घुटनों पे चलना, फिर वॉकिंग करने लगना, यानी कि जो है स्टैंड करना और चलने भी लगना, है ना, चलने लगना। बच्चा जो है लगभग दौड़ने भी लगता है, लेकिन लड़खड़ाता है, इसमें लड़खड़ाता जरूर है। एक चीज है कि टॉय एज है, ये क्या है, टॉय एज है। बच्चा सेंसेस से सीखता है, टच एंड फील करके जो है बच्चा सीखता है। क्लियर है बात? इसी को बोला जाता है इन्फेंसी स्टेज। आगे बढ़ते हैं, तो अगली है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। हमने बताया था आपको चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। ये जो है ये 2 से 6 वर्ष की उम्र है। ये कब तक की है, 2 से 6 वर्ष की। ये भी एक टॉय एज ही है, ये भी क्या है, टॉय एज ही है। इसमें जो दोस्ती है ना, दोस्ती, ये दोस्ती मतलब ये वाली जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, जो फ्रेंडशिप है वो, अगर बच्चा किसी से मिलेगा, अच्छी दोस्ती करेगा, अच्छी दोस्ती भी अच्छी कर लेगा, अच्छी दोस्ती करेगा, और देन क्या करेगा, इसके बाद क्या होगा, भूल जाएगा, भूल गया। बच्चे क्या होते हैं, दोस्ती करते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं उनको, फिर उसके बाद क्या होता है, वो बात करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये भूल जाते हैं कि कौन था वो, हाँ, अगली बार वो मिलेगा तो कौन हो तुम। इस तरीके से जो है इनका अर्ली चाइल्डहुड की एज जो है वो होती है बच्चों की। इसमें जो है बच्चा फास्टेस्ट ग्रो करता है, फिजिकली
फास्टेस्ट ग्रो जो एज है वो यही है, फास्टेस्ट ग्रो, फास्टेस्ट डेवलपमेंट, फास्टेस्ट डेवलपमेंट फिजिकली भी और लैंग्वेज में भी। इसमें बच्चा इमिटेशन करता है, नकल उतारता है ना, नकल उतारना, नकल नकल उतारना, ठीक है बात। अब इसमें आप देखेंगे इमिटेशन भी है, लैंग्वेज भी है, फिजिकली डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, कॉग्निटिव भी, सोशल भी, सबसे में सोशल भी है। इस टाइम पे बहुत तेज सोशल हो जाएगा बच्चा, पड़ोस में खेलने जाने लगेगा, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता मिलेगा, धूल धूल के साथ खेलता मिलेगा, रेत के साथ खेलता मिलेगा, कुछ भी खा रहा होगा भाई, सर्च कर रहा होगा। बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं एक तो पियाजे के हिसाब से, और बात सही भी है, बच्चे खुद ब खुद सब कुछ सीखते हैं, ग्रैब करते हैं। और उस टाइम पे क्या होगा कि बच्चा जो है इस टाइम की पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पे बच्चा जो है वो खुद ब खुद एक्सप्लोर करेगा बहुत सारी चीजें, इमिटेशन करेगा, सवाल पूछेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे आया, मैं किस तरीके से, बात आप अच्छे से करो, इमिटेशन करेगा, मम्मी की नकल उतारेगा, पापा की नकल उतारेगा, है ना। कोई चीज़ देखेगा तो अपने आप को महसूस करेगा उसकी जगह। एक सुपर हीरो को देख रहा है तो अपने आप को सुपर हीरो मान रहा है कि मैं ही अपनी लाइफ का हीरो हूँ, हालांकि मानना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर आते हैं लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें जो है भाई डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। ये कौन सी एज होती है? 6 से 12 ईयर्स के बीच में, 6 से 12 ईयर के बीच में। इसको हम लगभग गैंग एज भी बोलते हैं, गैंग एज बन जाएंगी। इसमें भैया दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप लॉन्ग टाइम तक चलती है भैया, बहुत समय तक चलती है। ये वाली दोस्ती बहुत समय तक चलती है, ये दोस्ती बहुत समय तक चलती है, बहुत समय तक, ठीक है बात। और इसमें जो है डेवलपमेंट तो काफी तेजी से होता ही है, लेटर चाइल्डहुड है और है तो चाइल्डहुड का ही पार्ट है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चा जो है काफी डेवलपमेंट करता है, बच्चा जो है एक्सप्लोर कर रहा होता है काफी सारी चीजें। इसमें एक्सप्लोरिंग बहुत तेज चल रही होती है, एक्सप्लोरिंग, साथ ही साथ डे ड्रीमिंग भी बहुत चल रही होती है। डे ड्रीमिंग यानी दिन में ही सपने देख रहे हैं, हम हैं राजा, और राजा जो है वो शान से चलता है, शान से चलता है। मैं हीरो हूं, आई एम हीरो। भाई मैं क्या हूं? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, है ना। ये सब बातें जो हैं वो इसी एज में आती हैं, लेटर चाइल्डहुड में। इसमें मतलब हालांकि स्टार्टिंग से हो जाती हैं आना, लेकिन इसमें मेनली रहती हैं बहुत सारी चीजें अपने आप। मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बच्चा खुद सेंटर्ड रहता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सेंटर्ड रहता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी है पियाजे की, है ना, आप देखना उसमें। और साथ ही साथ बच्चा जो है वो अपने आप को ही सब कुछ, वो बच्चे के केंद्र में है ये सब कुछ। हर एक चीज जो हो रही है वो उसी को देख के चल रही है। कोई अगर निकला है तो उसी को देख के निकला है, कोई अगर वहां से कुछ कहता हुआ जा रहा है यानी कि मुझसे इंप्रेस होके गया है सामने वाला, इस टाइप का सोचना, है ना, अपने आप को सेंटर्ड में रखना। ये चीजें जो हैं वो इसी एज में होती हैं, 6 to 12 के बीच में। इसके जस्ट बाद आती है एडोलेसेंस, इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। ये है स्टॉर्म एज। स्ट्रॉन्ग एज इसको ही बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एज होती है। और स्ट्रेस भी इसमें काफी रहता है ना भाई। ब्रिज स्टेज भी इसी को बोलते हैं, ब्रिज स्टेज।
वो भी हम इसी को बोलते हैं। आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। मेन चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा याद रखनी है वो है गोल्डन एज। भाई इसको गोल्डन एज भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले मैटर में सबसे ज़्यादा पीर का प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। भाई इसमें बच्चा जो है अपने माँ बाप की ना सुन के दोस्तों की सुनता है क्योंकि वो लोग उनको सबसे अच्छे लगते हैं। भाई ये पीर का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इस वाली स्टेजेस में। जो एडोलेसेंस है इसकी क्या रहती है, 12 से लेके 18 वर्ष। ये जो है इसकी एज है, टाइम पीरियड है 12 से लेके 18 वर्ष तक जो है वो किशोर अवस्था रहती है। WHO के हिसाब से आप एक पॉइंट और नोट कर लेना, WHO के हिसाब से 10 से लेके 19 वर्ष तक ये जो है किशोर अवस्था चलती है। 10 से लेके 19 वर्ष तक WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो इसी में क्या रहता है कि पीर्स का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये गोल्डन एज इसलिए है कि जैसा पर्यावरण मिल जाएगा बच्चा उस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। मॉडिफिएबल है डेवलपमेंट, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का प्रभाव अधिक रहता है, अधिक। ठीक है बात। और पर्यावरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस रहता है। इन्वायरमेंट से बच्चा काफी हद तक सीखता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चीजें सीखेगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चीजें सीखेगा। इस चीज को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। ब्रिज एंड स्टॉर्म एज भी इसको कहते हैं भाई, क्योंकि देखिए आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इसी टाइम पीरियड पे रहता है। भाई नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, हार्मोनल ग्रोथ हो रही होती है, हर एक चीज़ जो है वो हमारे लिए प्रैक्टिकल की तरफ जाता है। बच्चा प्रैक्टिकल होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। पहले डे ड्रीमिंग चल रही थी, इमेजिनेशन चल रहा था, हम अपने हिसाब से कर रहे थे सब कुछ। लेकिन उसके बाद जो है प्रैक्टिकलिटी पे बात आई, प्रैक्टिकल जो हम हुए तो उसमें क्या हुआ कि भाई हमारे लिए स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया। ये एडोलेसेंस की एज है जिसमें कि स्ट्रेस इसी वजह से होता है, मेनली इसी वजह से होता है। बाकी अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मेनली इसी की वजह से होता है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, हम मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे लिए स्ट्रेस काफ़ी रहता है, हम बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी काफ़ी हो रही होती है। ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे एडोलेसेंस में। ठीक है बात। फिर बात आती है हमारी, इसको आपने समझ लिया होगा, एक बार और जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बात। चलिए, इन्फेंसी यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट काफी अच्छा, लैंग्वेज जो है उस पर भी हमारा जो है डेवलपमेंट काफी अच्छा, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, भाई घुटनों पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, लड़खड़ाना स्टार्ट हो जाएगा, वॉकिंग करना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फिर बात आती है टॉय एज है, सेंसेस से सीखता है बच्चा, टच एंड फील, भाई उससे लर्न करेगा, टच एंड फील करके लर्न करेगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट बोल रहे हैं। आगे बात आती है हमारी, और एक स्टेज और प्रीनेटल, जिसको हमने बताया आपको कि 9 months and 10 days, 280 days and 40 वीक्स जो है वो प्रीनेटल स्टेज होती है, यानी कि जो शैश अवस्था है, गर्भावस्था, इसको क्या बोलते हैं, गर्भावस्था, प्रीनेटल, जिसमें माँ के गर्भ में रहता है बच्चा। तो वो बच्चा जो है माँ से ही सीखता है, जितनी सारी चीजें सीखता है माँ के गर्भ में, माँ से ही प्रभाव पड़ता है उसको। अब आगे बढ़ते हैं, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, इन्फेंसी कितना था, 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष तक। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, पूर्व बालावस्था इसको हम कहते हैं। भाई टॉय एज ये भी है, दोस्ती जो है वो टेम्पररी है, भाई मिलेगा, अच्छी दोस्ती होगी, फिर भूल जाएगा। फिर बात आती है फास्टेस्ट डेवलपमेंट, सोशल भी, फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी, और इमिटेशन यानी कि नकल उतारना, इमिटेट करना। ठीक है बात।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा पूरा अर्ली चाइल्डहुड है। फिर हम बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड में एज है 6 to 12 ईयर्स। इसको बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था। बच्चा अपने आप को केंद्र में रखता है, एक्सप्लोरिंग कर रहा होता है, डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, राजा है भाई, मैं जो है मैं हीरो हूँ मैं क्या हूँ, हीरो हूँ, इस तरीके का सोचना जो है वो बच्चे की इस एज में आ जाता है। डेवलपमेंट जो है काफ़ी अच्छे से हो ही रहा होता है। बहुत समय तक जो है फ्रेंडशिप्स रहती हैं। ये फ्रेंडशिप्स लाइफ टाइम चलने वाली फ्रेंडशिप्स होती हैं। आपने देखा होगा आपके जो इस एज के जो दोस्त हैं वो आज तक हो सकता है कि आपके साथ ही हो, है ना। और फिर उसके बाद जो है लेटर चाइल्डहुड के बाद आती है एडोलसेंस की बात। जो एडोलसेंस है वो 12 से 18 वर्ष के बीच की बात है। 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक बच्चा जो है एडोलसेंस एज में होता है, जिसमें वो बच्चा जो है वो ओवर थिंकिंग करना, ब्रिज एज, स्टॉर्म एज आप कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग काफ़ी करता है। और आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है गोल्डन एज है। ये क्या है, गोल्डन एज है। इसको गोल्डन एज कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें सीखेगा, अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ें सीखेगा। इस वजह से जो है वो ये एज जो है किशोर अवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई बच्चा जो इस पे सवाल बनते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था जो है इस पे सवाल आता ही है। एक तो आ जाता है कि भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी है वो किस एज की है, इस टाइप का सवाल आ सकता है। आपके पास सवाल आ सकता है कि गोल्डन एज किसको कहा है। आप पे सवाल आ सकता है कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा बच्चे पे कब रहता है। अब देखिए भाई स्टार्टिंग में तो नहीं रहता, बच्चा जो है अपने आप में ही मग्न है, केंद्र में है, वो अपने हर एक चीज़ जो है वो कर रहा है, अपने आप को केंद्र में रख रहा है, उसमें इतनी स्ट्रेस वगैरह नहीं रहता। लेकिन काय में आता है, मेनली एडोलेसेंस में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन पर्सपेक्टिव में भी सवाल किसी पर भी आ सकता है, लेकिन हमारे लिए जो है अपना नॉलेज वो उसको बहुत अच्छा रखना है। हमारे लिए सारी स्टेजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। हमें हर एक स्टेज जो है डिटेल में ही पढ़ना है। इतना डिटेल सफिशिएंट है, आपको जो है इससे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। सीटेट के लिए स्पेशली, सीटेट में और साइकोलॉजिस्ट हैं उन पे हम बात करेंगे।